तो तुला लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न भावों में जब भी आपके कोई भी ग्रह अगर अस्त होगा तो किस प्रकार के प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे। यहाँ हम देखेंगे अब नवम भाव के लिए। अब तक हम अष्टम भाव तक के लिए चर्चा कर चुके हैं। नवम भाव की बात करें तो यहाँ आपके नवम भाव में मिथुन राशि होगी, यानी ये बुध का घर है आपके चार्ट में। और यहाँ हमने सूर्य को दिखाया है नवम भाव में। वैसे देखा जाए तो सूर्य आपके चार्ट में 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और आपके सूर्य हो सकता है कि 10th में भी स्थित हो सकते हैं या 9th में स्थित हो सकते हैं या 8th में स्थित हो सकते हैं, लेकिन जो भी अस्त होगा ग्रह वो आपके नवम भाव में होना चाहिए। अब यहाँ हम एक एक ग्रह को लेकर देखेंगे कि इनका जो अस्त होने से प्रभाव है वो आपके लिए कैसा होगा। सबसे पहले यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति को अगर हम लेते हैं तो बृहस्पति 9th हाउस में, वैसे भी 9th हाउस के कारक माने जाते हैं बृहस्पति। और अगर सूर्य से बृहस्पति अस्त हो रहे हैं तो सूर्य यहाँ अपने मित्र बुध के ही घर में स्थित है। इसलिए मोस्टली ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी बृहस्पति के अस्त होने की वजह से। ऐसा बृहस्पति आपके हार्डवर्क को काफ़ी आसान कर देगा, आपकी कम्युनिकेशन को बहुत मजबूत कर देगा। साथ साथ में आपको, क्योंकि सूर्य से एनर्जी मिल रही है बृहस्पति को, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना काफ़ी आसान होगा। और आपके जो फादर हैं उनका प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, उनकी एजुकेशन वाइज ज्ञान के हिसाब से या उनका करियर में आपको बेहद सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे अब आपको ये देखना होगा कि सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज हैं बृहस्पति के। सूर्य जितने ज़्यादा बृहस्पति के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपको हायर एजुकेशन में सपोर्ट मिलेगा। साथ साथ में आप एक बहुत अच्छे विद्वान के तौर पे सामने आ सकते हैं। बृहस्पति देखा जाए तो आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो इन दोनों के कंजक्शन से या मान लीजिए बृहस्पति के अस्त होने से मुख्य तौर पर आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। और बहुत सारे अन्य डिसीजन लेने में भी, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर भी ये जो स्थिति है बृहस्पति की वो काफ़ी बेटर रिजल्ट लाएगी। यहाँ पे फिर आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और आपका विवेक ही आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। तो बृहस्पति का अस्त होना कहीं न कहीं आपकी संतान, आपकी एजुकेशन और आपकी इवन मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए कोई भी प्रकार का एफर्ट करना आसान होगा, रिस्क लेना आसान होगा और अपने ज्ञान का यूज़ करना भी काफ़ी आसान होगा। लेकिन हम यही मानते हैं कि सूर्य अगर बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं तो यहाँ बृहस्पति की पावर बढ़ेगी ही। और साथ में बृहस्पति को अगर पावर मिल रही है सूर्य से तो ये आपस में दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं। इससे यहाँ बृहस्पति की पावर बढ़ने से बृहस्पति से संबंधित भावों के लिए कहीं ना कहीं आसानी होगी। जहाँ पर आपका 6th हाउस को लेकर अगर देखा जाए तो आपका रूटीन वगैरह, करियर को देखकर आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, चाहे आपके बॉस के साथ या कलीग्स के साथ जो रिलेशंस हैं उनको लेकर अगर देखा जाए, या फिर आपके कार्यस्थल पे आपकी जो रेपुटेशन है उसको लेकर देखा जाए। बृहस्पति यहाँ अब अस्त हो जाते हैं तो ये कहीं न कहीं आपकी फॉरेन टूर को भी निर्धारित कर सकता है या आपको फॉरेन की यात्रा करवा सकता है। बेसिकली आपका जो पर्पज़ होगा विदेश यात्रा का वो आपकी एजुकेशन या हायर एजुकेशन हो सकता है मोस्टली। इसके साथ-साथ आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और आपका विवेक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और आप काफ़ी तेज़ी से डिसीज़न ले सकेंगे। तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत ही समझदार व्यक्ति, एक बहुत ही निपुण व्यक्ति, लगभग हर काम में सक्षम व्यक्ति नज़र आएगा। अब यहाँ बृहस्पति क्योंकि ड्यूल साइन में ही होंगे, तो ड्यूल साइन में बृहस्पति कहीं न कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं और सूर्य के साथ अगर होंगे तो निश्चित तौर पे ही वो ज़्यादा बेहतर परिणाम लाएँगे। उसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि मान लीजिए यहाँ सूर्य से अस्त होते हैं। तो पहली बात तो यहाँ शनि और सूर्य दोनों ही अपने मित्र के ही घर में स्थित होंगे। हो सकता है आपका सूर्य चाहे 10वें घर में है, चाहे सूर्य आपका 8वें घर में है, बट शनि आपका नवम में ही है। नवम में शनि अपने मित्र बुध के घर में स्थित होंगे। अब यहाँ पे शनि का अस्त होना ये दिखाता है कि कहीं न कहीं आपके लिए आपकी एजुकेशन और आपके लिए डिसीज़न लेना, हार्ड वर्क करना आसान होगा। और सूर्य से यहाँ शनि को पावर मिल रही है। तो यहाँ शनि का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है। कम हो रहा है तो अब आप पंचम भाव पे फ़ोकस करिए और 4th हाउस पे भी फ़ोकस करिए। तो इन भावों से जुड़े हुए आपके कार्य आसान होने वाले हैं। इन भाव से जुड़े हुए कार्यों में आपको डिसीज़न लेना काफ़ी आसान होने वाला है। हालाँकि ये जो स्थिति है वो आपको फ़ॉरेन से कनेक्ट कर सकती है, इवन आपकी संतान के पर्पज़ से भी आपको फ़ॉरेन से कनेक्ट कर सकती है। बट शनि का यहाँ अस्त होना पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद ला सकता है कभी-कभी। और आपको ज़्यादातर जो पैसा आएगा या जो इनकम वगैरह होगी वो फ़ॉरेन से होगी या आपका फ़ॉरेन से कोई रिलेशन रहेगा आपके स्पेशली करियर को लेकर। इसके साथ-साथ आपके लिए क्योंकि दोनों ही ग्रहों का एस्पेक्ट भी फिर 3rd हाउस पे होगा, इसलिए मेहनत करना थोड़ा आसान हो जाएगा, बस आपके चार्ट में बृहस्पति अच्छी स्थिति में होने चाहिए। और जब हमने अभी बृहस्पति को भी डिस्कस किया था तो बृहस्पति के केस में भी यही है कि बृहस्पति अगर अस्त हैं आपके तो भी आपके लिए हार्ड वर्क करना काफ़ी आसान होगा। बट क्योंकि सूर्य यहाँ शनि को अस्त कर देते हैं तो शनि का जो प्रभाव है आपके 3rd हाउस पे, जो एस्पेक्ट है, वो कहीं न कहीं उतना प्रभावी नहीं रहेगा, जबकि सूर्य का यहाँ प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। और सूर्य के लिए इनके मित्र का घर भी है, गुरु का घर।
इसलिए सूर्य आपके एफर्ट को काफ़ी आसान बना देंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो शनि क्योंकि 5वें घर के स्वामी हैं, तो ये डिसीज़न वग़ैरह लेने में आपको मदद मिलेगी। साथ-साथ में आपकी संतान के साथ थोड़े आपके स्ट्रिक्ट रिलेशंस ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी संतान को किसी काम के लिए बाध्य कर रहे हैं या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी प्रॉपर कभी-कभी नहीं है। यहाँ पे 4th हाउस के लॉर्ड शनि होने की वजह से घर के जितने भी जुड़े हुए कार्य हैं, उनमें आप प्रॉपर डिसीज़न ले सकेंगे। कभी-कभी आप अपनी फैमिली पर थोड़ा हावी भी ज़रूर रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मंगल अगर आपके अस्त हो जाते हैं तो मंगल आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं। मंगल का यहाँ अस्त होना बेसिकली आपको विदेश यात्रा या आपकी हायर स्टडीज़ में ज़्यादा मदद करेगा। इवन पूरी फैमिली के साथ ही आप विदेश में सेटल्ड रह सकते हैं। बट ये रिलेशंस के लिए उतना अच्छा नहीं है, स्पेशली फादर के साथ रिलेशंस को लेकर अगर देखा जाए या आपके कोई भी आपका गुरुजन है या कोई भी आपको गाइड करने वाला पर्सन है, उसके साथ आपके रिलेशन थोड़े बिगड़ सकते हैं। यहाँ पे अब मंगल के अस्त होने से मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब भी होगी क्योंकि यहाँ पे मंगल है वो 7वें घर के स्वामी और सूर्य आपके 11वें घर के स्वामी है, तो आप पार्टनर का जो योगदान है वो आपकी अर्निंग्स में और आपके ओवरऑल लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। इस केस में कभी-कभी मैरिज के बाद आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएँगे और करियर को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए देखेंगे। हालाँकि मंगल अगर अस्त हो जाते हैं तो मंगल आपको बहुत ही ज़्यादा साहस देंगे। साहस देने की वजह से आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो पहले आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। तो यहाँ पे पार्टनर की तरफ से एक अच्छा मोटिवेशन या एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है मंगल के अस्त होने से। बट संबंधों के खराब होने के भी थोड़े उतने ही चांसेस बढ़ जाएँगे यहाँ पे। अब क्योंकि मंगल आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड हैं तो यहाँ आपकी इनकम के लिए ये बेहद अच्छा होगा। और मंगल वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फायरी है, तो आपको यहाँ काफ़ी कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। मंगल की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा फायरी है, तो आपको अपने संबंधों पर विशेष तौर पे अपने जीवन साथी के साथ, फैमिली के साथ या अन्य किसी के भी साथ, उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद लेते हैं हम चंद्रमा को। चंद्रमा मान लीजिए यहाँ अस्त हो जाते हैं, तो क्योंकि सूर्य 11वें घर के स्वामी है और चंद्रमा के अस्त होने से आपका मन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आप जो भी काम करेंगे, उसमें जो भी निर्णय लेंगे, उसको बार-बार बदलेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आप में रहेगा। तो एक अलग प्रकार की एनर्जी आप अपने मानसिक लेवल में देखेंगे। ऐसे में करियर के लिए तो बेहद ही ज़्यादा अच्छा है कहीं न कहीं, क्योंकि चंद्रमा 10th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड अगर 9th हाउस में है और सूर्य से अस्त भी हैं, तो ये आपके करियर के लिए कहीं न कहीं भाग्य का सपोर्ट भी लाएगा। इवन करियर का जो संबंध है फॉरेन से हो सकता है या लगातार करियर के लिए आपको कुछ ना कुछ यात्राएँ करनी पड़ेंगी या लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा। यहाँ चंद्रमा अस्त होने से आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी में भी आपको फ़ायदा मिलता है और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में भी। क्योंकि अगर सूर्य आपके नवम में ही स्थित हैं, तो दोनों का ही प्रभाव फिर आपके 3rd हाउस पे भी रहेगा, तो ये भी आपको देखना चाहिए। चंद्रमा के अस्त होने से माता-पिता दोनों के साथ ही काफ़ी अच्छे रिलेशंस आपके बन सकते हैं और ये रिलेशंस आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। हमेशा आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट मिलता रहेगा। अब सूर्य क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आपके जो भी आप प्रोफ़ेशन में होंगे या जिस भी काम में होंगे, उसमें नेम फेम बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है। चंद्रमा के बाद लेते हैं हम शुक्र को। अगर शुक्र को लेते हैं, अगर मान लो शुक्र अस्त है किसी का भी, तो शुक्र के अस्त होने के केस में कहीं न कहीं आपके खुद के पर्सनल नेम फेम और प्रसिद्धि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके टैलेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। साथ-साथ में देश-विदेश में घूमने-फिरने या इसी प्रकार का आप एन्जॉय करने के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे और खर्चे वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे क्योंकि सूर्य एक बहुत ही रॉयल प्लैनेट है और अगर शुक्र को वो अस्त कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे ही आप एक बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल जीने वाले हैं। सूर्य यहाँ पे अब 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो निश्चित तौर पे सूर्य के द्वारा शुक्र के अस्त होने की वजह से आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस हैं। इवन आपको फादर की तरफ से भी काफ़ी कुछ सपोर्ट मिल सकता है अपने लाइफ में। सूर्य यहाँ पे 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो हमेशा आपकी नेम फेम और प्रसिद्धि को ये स्थिति बढ़ाएगी। अब सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं शुक्र के, तो वो आपको देखना चाहिए। शुक्र के जितने ज़्यादा सूर्य क्लोज़ होंगे, उतना ही ज़्यादा कहीं न कहीं आपकी मैरिड लाइफ़ और आपके रिलेशंस पे असर पड़ेगा। इस केस में कभी-कभी पार्टनर के साथ आपका उतना अच्छा या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा या रिलेशनशिप वाइज़ उतने सैटिस्फाई आप अपने पार्टनर से नहीं रहेंगे। शुक्र आपके चार्ट में लग्नेश होने की स्थिति में आप हमेशा एक बहुत ही लग्ज़री जीवन, एक भौतिक सुख-सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जीना पसंद करेंगे और इसके लिए आप कुछ भी करने के लिए रेडी भी होंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति या आर्थिक समृद्धि के लिए शुक्र का अस्त होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ें पाने के लिए उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा।
उसके बाद हम लेते हैं यहाँ बुध को। बुध मान लीजिए किसी के अस्त हैं, तो बुध आपको काफ़ी मेहनती बनाएँगे और आपकी मेहनत को आसान भी करेंगे कुछ हद तक, क्योंकि बुध अपने घर में मान लो स्थित हैं और अगर अस्त हो जाते हैं तो सूर्य से इनको पावर मिल रही है। सूर्य से पावर मिल रही है तो ऐसे लोग बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होते हैं। करियर को लेकर आपके सामने बहुत सारे अवसर हो सकते हैं, इवन हायर एजुकेशन को लेकर भी। तो आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, हार्ड वर्किंग जो आपकी होगी या जो मेहनत होगी वो सही दिशा में भी होगी। तो इससे आपके सफल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप अपने आप को पहचानने या अपने टैलेंट को जानने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। तो यहाँ पे बुध का अस्त होना आपके लिए ज़्यादातर केस में अच्छा ही काम करेगा। इवन फॉरेन घूमना-फिरना या फॉरेन के साथ जुड़ के कोई बिज़नेस करें या कोई इस प्रकार का काम करें, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो बुध का अस्त होना आपके लिए हायर एजुकेशन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, फॉरेन घूमने या फॉरेन को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि बुध के द्वारा अब आप यहाँ जो कुछ भी सीखेंगे, जानेंगे या एनालाइज़ करेंगे, वो खुद के लिए तो काम में लेंगे ही, आप दूसरों के लिए भी उसको उतना ही ज़्यादा प्रसारित करेंगे। ऐसा बुध अगर अस्त हो जाता है, तो आपके कम्युनिकेशन को बेहद मजबूत कर देगा, क्योंकि दोनों का एस्पेक्ट फिर आपके थर्ड हाउस पे आ जाता है। थर्ड हाउस पे आने की वजह से थर्ड हाउस को बल मिलेगा और यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि बुध कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं सूर्य के, तो ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत ही बेटर स्थिति होगी। तो इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आपके लिए, इनमें से कोई भी ग्रह जब आपके नवम भाव में अस्त होता हो।